पोइट, राइटर, प्लेराइट, कंपोजर, एजुकेटर, फिलोसोफर, म्यूजिशियन, सोशल रिफॉर्मर, पैट्रियट, पेंटर और न जाने क्या क्या। इसके अलावा और 2 देशों के नेशनल एंथम लिखने वाले बहुत ही बेहतरीन वर्सटाइल पर्सनैलिटी के मालिक, आज उनकी बात हो रही है। नाम समझ ही गए होंगे, रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको हम गुरुदेव नाम से भी जानते हैं। इनसे जुड़ी हुई तमाम फैक्ट्स आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, और वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी की चर्चा करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक जहांगीर। आज हम बात कर रहे हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इनके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर, इनके पिता का नाम था देवेंद्रनाथ ठाकुर। इनके सबसे छोटे बेटे थे। अब देवेंद्रनाथ ठाकुर कौन? ये थे ब्रह्म समाज के प्रमुख नेता। ब्रह्म समाज यानी 19वीं सदी के बंगाल में एक धार्मिक आंदोलन था, जिसका उद्देश्य क्या था? उपनिषदों में बताए गए हिंदू धर्म की अद्वैत शिक्षाओं को पुनर्जीवित करना था। तो उन देवेंद्रनाथ ठाकुर के ये लड़के थे और सबसे छोटे लड़के थे। ठीक है, रविंद्रनाथ ठाकुर, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है घर पर ही हुई। सारे टीचर्स हो भैया घर पर ही पढ़ाने के लिए आते थे, और उन्हें 17 साल की एज में फॉर्मल एजुकेशन के लिए इंग्लैंड भेजा गया, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई वहां पर पूरी नहीं की। अब साहब खूब पैसे वाले थे। ठीक है, अब उस पैसे की आप क्या ही कल्पना करोगे कि ये वो जमाना था जब हमारे पुरखों के पास में साइकिल तक नहीं हुआ करती थी। इनके पास घूमने के लिए इनकी खुद की फैमिली बोट हुआ करती थी। आज जैसे बड़े बड़े रईसों के पास में यॉट होती हैं, ठीक है, कई 1000 करोड़ की। ठीक है, तो उनके पास में अपनी खुद की फैमिली बोट हुआ करती थी। एक बार थोड़ा सा दिखाई देते हैं आपको। ठीक है, जैसे ये देखिएगा, ये है इनकी फैमिली बोट, जिनका इन्होंने नाम रखा था पद्मा। ठीक है, और ये इनका घर, जो घर नहीं कई बंगलों के बराबर था, जो अभी वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है। ठीक है, चलिए खैर वापस आ जाते हैं। तो इनको सब भेज दिया गया कहां पे? इंग्लैंड, इनकी पढ़ाई के लिए। बाद के सालों में इनका सिर्फ एक ही काम था, इनको कोई जॉब वगैरह तो कोई करनी नहीं थी। ठीक है, पढ़ाई इनकी घर पे हो गई और विदेश इनको पढ़ने भेजा गया, लेकिन वहां से कोई इनको डिग्री लेने की कोई आवश्यकता थी नहीं, तो बिना डिग्री के आ गए। और आकर के इनको क्या करना था? इनकी जो बड़ी बड़ी एस्टेट्स थी, बड़ी बड़ी संपत्तियां थी, उनको सिर्फ मैनेज करने का इनका काम था। अब जब मैनेज करेंगे तो आम लोगों के साथ में इनका व्यवहार भी होगा, कांटेक्ट होगा, तो इनको एक अवसर मिला आम लोगों से जुड़ने का, और उसी वजह से इनका सामाजिक सुधारों में रुचि भी बढ़ती गई। 1901 में इन्होंने शांति निकेतन में एक प्रयोग के तौर पे एक आर्ट्स स्कूल की स्थापना करी। ठीक है, जहां उन्होंने अपनी उपनिषदों पर आधारित शिक्षा पद्धति को अपनाया, और फिर बाद में आगे चल करके ये स्कूल जो है विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ, और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति प्राप्त हुई। रविंद्रनाथ टैगोर जो है, इन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया, लेकिन अपने अनोखे और दूरदर्शी शैली में। महात्मा गांधी इनके करीबी मित्र भी थे। किंग जॉर्ज पंचम जो कि भारत आए थे, ठीक है, उन्होंने 1915 में नाइटहुड की इनको उपाधि दी थी, लेकिन 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके विरोध में, अंग्रेजों की नीतियों के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने वो उपाधि उनको वापस लौटा दी थी। एक लेखक के तौर पे बंगाल में पहले इनको सफलता मिली, क्योंकि बांग्ला भाषा में लिखते थे, और बाद में जब इनकी कविताओं के अनुवाद हुए तो उन अनुवादों के माध्यम से इनकी ख्याति जो है देश में ही नहीं विदेशों में भी फैली, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो गए।
और पूरे विश्व भर में उनकी ख्याति फैल गई और ये भारत की आध्यात्मिक धरोहर की एक आवाज बन करके पूरी दुनिया में उभरे। उन्होंने कई देशों की यात्राएं करी, कई जगह खूब सारे लेक्चर्स दिए और सांस्कृतिक जो मित्रता है उनको भी उन्होंने बढ़ावा दिया। भारत के लिए और खास तौर से बंगाल के लिए वे एक महान बौद्धिक और सांस्कृतिक प्रतीक बन गए थे। जैसा कि अभी आप यहां पर देख पा रहे हैं, ठीक है, कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं ये एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और बहु प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। एक ट्रू पॉलीमैथ थे, ये कवि थे, लेखक थे, नाटककार थे, संगीतकार थे, शिक्षक थे, दार्शनिक थे, संगीतज्ञ थे, सामाजिक सुधारक थे, देशभक्त थे और चित्रकार भी थे। और याद रखिएगा जब इनकी एज 60 वर्ष की हो गई, 60 साल के बाद में उन्होंने पेंटिंग्स पे हाथ आजमाया और यूरोप में भी इनकी एग्जीबिशंस जो है वो लगी थी। और 1913 में यानी सन 1913 में इनका जो एक काव्य संग्रह था गीतांजलि, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होकर के इसका नाम क्या हो जाता है, गीतांजलि सॉन्ग्स ऑफरिंग्स, उसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला और नोबेल पुरस्कार जीतने वाले ये पहले नॉन यूरोपियन व्यक्ति बने और पहले एशियाई व्यक्ति बने। प्यार से लोग इनको गुरुदेव कहते थे और ये गुरुदेव शब्द जो है किन्होंने दिया इनको, गांधी ने। ठीक है, इन्होंने भी गांधी को क्या कहा, महात्मा कहा। गांधी के साथ इनकी मित्रता थी और एक वाकया ऐसा भी मुझे याद आता है कि 1934 में बिहार में एक भूकंप आया था और हजारों लोग जो है उस भूकंप में मारे गए थे। तो गांधी ने क्या किया, उन्होंने इसके लिए एक बयान दिया कि बिहार के लोगों ने जो दलितों पर अत्याचार किए हैं उसका बदला जो है ईश्वर ने लिया है, ये उनके कर्मों की सजा दी है ईश्वर ने। तो इस बात से गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जो है बहुत ही नाराज हुए और उन्होंने गांधी जी को इस बात के लिए डांटा भी। ठीक है, पत्र के माध्यम से उन्होंने उनको डांटा भी। तो ऐसे थे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अब चलिए हम बात करेंगे इनके वर्क्स की, इनकी रचनाओं की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉवेल्स की। ये लीजिए, सबसे पहले बात करेंगे इसकी नॉवेल्स की। चोखेर बाली 1903। चोखेर बाली जिसका मतलब क्या होता है, आंख में कोई धूल का कोई कण, ए ग्रेन ऑफ सैंड इन दी आई। ठीक है, तो इसमें क्या है, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ रिलेशनशिप्स एंड इमोशंस की इसमें बात चलती है। मुख्य किरदार के तौर पे आप देख लीजिए, यहां पर विनोदिनी मुख्य किरदार है। महेंद्र विनोदिनी के पति हैं, ये महेंद्र हैं जो कि इनके प्रेम में पड़ जाते हैं और ये विनोदिनी जो है एक विडो है, विधवा है, और आशा लता जो है वो महेंद्र की क्या है, पत्नी है। इसके अलावा बिहारी नाम का एक व्यक्ति है जो कि महेंद्र के क्लोज फ्रेंड होते हैं। ठीक है, तो ये थी चोखेर बाली। इस पर मूवी भी बनी है, ऐश्वर्या राय अभिनीत। ठीक है, इसी नाम से, आगे इसके बारे में बात भी होगी। फिर नंबर 2 पे बात करते हैं घारे बेर, द होम एंड द वर्ल्ड। तो यहां पर मुख्य जो किरदार है वो है निखिलेश, बिमला और संदीप। निखिलेश, बिमला और संदीप। इसमें मॉडर्निटी और ट्रेडिशन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो है उनको दर्शाया जाता है। देखिए यहां पर यदि हम एक एक वर्क के डेप्थ में जाके बात करने लगेंगे तो वक्त जो है बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए वो बातें, वो फैक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, सिर्फ उन्हीं की चर्चा बार बार रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, गोरा। ये टैगोर साहब के द्वारा लिखा गया सबसे लंबा नॉवेल था। एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। 4 नॉवेल्स के नाम दे दिए और उससे पूछ लिया कि इनमें सबसे ज्यादा लेंथी नॉवेल कौन सा है, तो आपका सही जवाब क्या होगा, गोरा, 1910 में। ठीक है, मुख्य पात्र जो है इसमें कौन है, गोरा, यानी गौर मोहन,
गौर मोहन। और भी पात्र हैं बिनोय और सुचरिता और ललिता, ये और भी इसमें पात्र हैं। फिर बात है शिशिर कविता, यानी द लास्ट पोएम, शिशिर कविता। ये एक पोइटिक और फिलोसॉफिकल नॉवेल है अबाउट लव, सेल्फ डिस्कवरी एंड इमोशनल मैच्योरिटी। मुख्य पात्र के तौर पे अमित रॉय, लावण्या और केतकी, ये इसमें 3 मुख्य पात्र हैं, ये रहे। फिर देखें चतुरंग, 1916 में आया था चतुरंग। ये एक साइकोलॉजिकल नॉवेल है जो कि फेथ, स्केप्टिसिज्म और ह्यूमन रिलेशनशिप की खोज करता है। मुख्य पात्र जो है सचेश, श्री विलास और दामिनी, ये 3 इसमें मुख्य पात्र आपको मिलेंगे। फिर आगे बढ़िएगा, नौकादुबी, अजीब से नाम है, बंगाली है, तो पढ़ने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, ठीक है। नौकादुबी, द रेक इंग्लिश में कहेंगे इसको, 1906 में आया था, ठीक है। ये मिस्टेकन आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ नॉवेल है, मिस्टेकन आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ। रमेश, कमला और हेम नलिनी, ये इसमें मुख्य पात्र होते हैं। रमेश इसमें एक वकील है जो एक महिला को घर ले आता है, ये समझ करके कि ये इसकी पत्नी है, ठीक है। दूसरी तरफ हेम नलिनी है जो रमेश का सच्चा प्यार है और हु वेट्स फॉर हिम टू रिटर्न आफ्टर द कंफ्यूजन इज क्लियर्ड, जो इंतजार करती कि रमेश जो है मेरे पास वापस लौट आएगा जब सारी स्थितियां ठीक हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद में फिर आता है जोगा जोग, इसको योगा योग भी पढ़ते हैं, इसका मीनिंग होता है रिलेशनशिप्स, 1929 में आया था, ठीक है। यह 2 परिवारों के बीच में कंट्रास्ट को शो करता है। एक तो अरिस्टोक्रेटिक फैमिली है और दूसरी नई और इंडस्ट्रियली वेल्दी फैमिली है। इन दोनों के बीच में कंट्रास्ट को दिखाया जा रहा है। इसमें यहां पर भी 3 पात्र हैं, मधुसूदन, कुमुदनी और बिपिन, ये इसमें 3 आपको पात्र मिलेंगे। फिर बारी आती 4 अध्याय यानी 4 चैप्टर्स की 1934 में, ठीक। ये टैगोर का अंतिम नोवेल है, फाइनल नोवेल है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा आपके लिए कि निम्न में से कौन सा सबसे अंतिम नोवेल है टैगोर का, तो याद रखेंगे 4 अध्याय। इसमें इला और अतीन्द्र और इंद्रनाथ, ये इसमें 3 प्रमुख पात्र हैं, इला, अतीन्द्र और इंद्रनाथ, ठीक है। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं फटाफट प्लेस की, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखे गए नाटकों की बात कर लेते हैं। तो पहला है राक्ता कर्बी, रेड ओलियंडर्स, ये एक सिंबॉलिक प्ले है क्रिटिसाइजिंग मटेरियलिज्म एंड एक्सप्लॉइटेशन, जो शोषण और जो उपभोक्तावाद है उसकी आलोचना करता है, ठीक। मुख्य पात्र के तौर पे नंदिनी है। फिर है डाकघर यानी द पोस्ट ऑफिस, यह एक फिलोसॉफिकल प्ले है, दार्शनिक नाटक है अबाउट ए टर्मिनली इल बॉयज लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम एंड कनेक्शन विद द आउटसाइड वर्ल्ड। खैर इतना याद रखिए, डाकघर। मुख्य पात्र अमल नाम से इसमें, जो कि एक बीमार लड़का है। फिर है अचलायतन द इमूवेबल, ये एक सटायर है ऑन ब्लाइंड एडहेरेंस टू रिजिड ट्रेडिशंस, जो हमारे रूढ़िवादिता हैं उनके ऊपर अपन अंधे बन करके उन पर यकीन करते हैं, उस चीज पर ये क्या है, सटायर है, ठीक है। पंचक नाम से इसमें एक रिबेल है, विद्रोही किस्म का व्यक्ति है, ठीक है। फिर आता है चित्रांगदा, जिसको सिर्फ चित्रा, जी हां, कई जगह सिर्फ चित्रा नाम से भी इसको लिखा गया है, बताया गया है। पूरा नाम इसका क्या है, चित्रांगदा, ठीक। ये डांस ड्रामा है और मुख्य पात्र जो है वो भी कौन है इसमें, चित्रांगदा ही है। फिर बारी आती है मुक्ताधारा। मुक्ताधारा ये एक पॉलिटिकल एलेगरी है, फ्रीडम, टेक्नोलॉजी एंड द पावर ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट को दर्शाते हुए। मुख्य पात्र इसमें रंजन है, नाम याद रखिएगा, मुक्ताधारा इतना काफी है। ये नाम आप जरूर जरूर से याद रखिएगा, चंडालिका,
क्योंकि ये कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर आपके सिलेबस में भी प्रिस्क्राइब्ड होता है। ठीक है, आप कौन से ईयर में, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर, वो तो इतना याद नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रिस्क्राइब्ड जरूर है। तो चंडालिका जो है ये इसको आप जरूर ही याद रखिएगा। ये सोशली कॉन्शियस प्ले है अबाउट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, इसके बारे में है, जाति विभेद जो है उसके बारे में है। इसमें प्रकृति ये प्रमुख पात्र है, जो कि एक अछूत लड़की है जिसको कि सेल्फ रेस्पेक्ट की चाहत होती है। राजा, द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर, ये एक मिस्टिकल एलिगरी है। मुख्य पात्र क्वीन सुदर्शना है इसमें, जो कि रानी होती है। फिर ताशीर देश, द लैंड ऑफ कार्ड्स, द लैंड ऑफ कार्ड्स। फिर है वाल्मीकि प्रतिभा, द जीनियस ऑफ वाल्मीकि। इस नाटक का जो मंचन हुआ उसमें खुद रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने भी, उन्होंने भी काम किया है, याद रखिएगा इस चीजों। वाल्मीकि प्रतिभा, द जीनियस ऑफ वाल्मीकि, ये म्यूजिकल ड्रामा है डेपिक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डेकोइट रत्नाकर इनटू द सेज वाल्मीकि, कि किस तरह से डाकू रत्नाकर जो है वह वाल्मीकि बन जाता है, इसकी इसमें कहानी है। मुख्य पात्र इसमें कौन है? वाल्मीकि है, जिसका पहले नाम क्या होता है? रत्नाकर होता है। फिर इसके बाद में विसर्जन यानी द सैक्रिफाइस, एक बहुत ही पावरफुल ट्रेजेडी है। क्वेश्चनिंग द प्रैक्टिस ऑफ रिचुअल सैक्रिफाइसेस इन रिलीजन, धर्म में हम जो सैक्रिफाइसेस करते हैं वो वाले बलिदान नहीं जिसका आप सोचते हैं। मान लीजिए कोई बलि इत्यादि देते हैं, है ना, कुछ पानी में विसर्जित इत्यादि करते हैं, तो उनका क्या औचित्य है, इसके बारे में सवाल उठाता हुआ ये प्ले है। मुख्य जो पात्र है वो है इसमें रघुपति। फिर फाल्गुनी, द साइकिल ऑफ स्प्रिंग, इसमें मुख्य पात्र यूथ एंड स्प्रिंग पर्सोनिफाइड है। ठीक है, फिर मालिनी, और फिर है मयार खेला, द प्ले ऑफ इल्यूशंस। श्यामा, मैं अभी थोड़ा जल्दी बोल रहा हूं कि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर नातिर पूजा। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से कौन कौन से हैं उनकी अपन बात करें तो पहले तो ये आपका डाकघर, सबसे इंपॉर्टेंट। एक तो डाकघर याद रखिएगा, ठीक है, एक चित्रांगदा ये याद रखिएगा, फिर मुक्ताधारा ये भी आप याद रखिएगा, फिर चंडालिका ये आपको पक्का ही याद रखना है। ठीक, फिर वाल्मीकि प्रतिभा और विसर्जन, आप ये याद रखिएगा। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इनमें इंपॉर्टेंट है। अब इनके कुछ पोइट्री कलेक्शंस की बात कर लेते हैं। सबसे प्रोमिनेंट पहला नाम जो आता है वो है गीतांजलि। गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1913 में, सन 1913 में। आगे किस तरह से गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार मिला इसकी पूरी मैं व्याख्या करूंगा आगे, थोड़ा सा रुक करके, एक दो स्लाइड के बाद में। ठीक है, गीतांजलि के अलावा मानसी, सोनार तोरी, गीतमाल्या, ठीक है, खेया, बालका, चित्रा, पूर्वी, चैताली, स्मरण, नैवेद्य, शिशु, कल्पना, रोग सज्जा और पत्रपुत और मुकुट और महुआ, इनमें से 3 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। गीतांजलि, गीतमाला और चित्रा, ये 3 पोइट्री कलेक्शन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ठीक, फिर शॉर्ट स्टोरीज की बात करते हैं। शॉर्ट स्टोरीज बहुत सारी हैं, जैसे द पोस्टमास्टर, द हंग्री स्टोन्स, द काबुली वाला, द वो, अ टेल ऑफ 2 बर्ड्स, द रेक, द फादर, द स्टोरी ऑफ ए सॉन्ग, द कास्टवे, द प्राइस ऑफ द बैंकेट, द ब्रोकन नेस्ट, द होम कमिंग, घर वापसी, ठीक है, द स्केलेटन, द स्मॉलेस्ट गॉड, द बिल, द क्वीन ऑफ नार्निया, द लिटिल बिग मैन, द स्क्राइब्स रोमांस, द ओल्ड मैन एंड द यंग मैन,
द गोस्ट ऑफ ठाकुरदा, द चाइल्ड, द अनवांटेड चाइल्ड, द विच, द फ्रेंडली गोस्ट, द वीवर, द ओल्ड वुमन एंड द गोल्ड, द मैन हु वाज द ओनली फ्रेंड, ठीक है, द मैन हु वाज लेफ्ट अलोन, द ब्राह्मण्स सन और द इटर्नल सॉन्ग। इसके अलावा भी बहुत सारी थी, लेकिन यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट है उनको मैं मार्क कर देता हूं। द पोस्टमास्टर, द हंग्री स्टोन्स, द काबुली वाला, ठीक है, काबुली वाला में मिनी और एक अफगानी फ्रूट सेलर की कहानी होती है। इस पर टीवी सीरियल मूवी भी बने हैं, उनके बारे में भी थोड़ी देर में बात होगी। इसके अलावा द ब्रोकन नेस्ट, द होम कमिंग, द रेक, द कास्ट अवे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन 4-5 कहानियों के आप नाम याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं इनकी कुछ नॉन फिक्शन वर्क्स की, जिसमें इनके एसेज या लेटर्स जो हैं इनको शामिल किया गया है। पहला है द रिलीजन ऑफ मैन, ये सीरीज ऑफ एसेज है। नेशनलिज्म, ये इनका कलेक्शन ऑफ लेटर्स है। फिर क्रिएटिव यूनिटी, ये भी कलेक्शन ऑफ एसेज है। साधना, द रियलाइजेशन ऑफ लाइफ, ये एक फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन ऑफ द ह्यूमन क्वेस्ट फॉर मीनिंग एंड सेल्फ रियलाइजेशन, खुद की पहचान क्या है, सत्य की खोज, खुद की खोज, इससे जुड़ा हुआ है। एक दार्शनिक निबंध है, ऐसे है। इसके अलावा द होम एंड द वर्ल्ड इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। द रिलीजन ऑफ द फॉरेस्ट, याद रखिए, द रिलीजन ऑफ द मैन, द रिलीजन ऑफ द फॉरेस्ट, इन्हीं के लिखे हुए। लेटर्स फ्रॉम रशिया, ठीक। माई रेमिनिसेंसेस, ये याद रखिएगा, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है इनका। माई रेमिनिसेंसेस 1917 में आया था, ठीक है, इनको याद रखना ही रखना है आपको। इंडिया एंड द वर्ल्ड, ठीक, ये सारी चीजें इसमें हो गई आपकी। इसमें याद रखने वाली चीजें कौन कौन सी, वापस एक बार लौट चलते हैं। द रिलीजन ऑफ मैन याद रखिए, द रिलीजन ऑफ फॉरेस्ट भी याद रखिए, नेशनलिज्म याद रखिए, क्रिएटिव यूनिटी, और द होम एंड द वर्ल्ड और माई रेमिनिसेंसेस, ये आप इनमें याद रखेंगे। अब पॉलिटिक्स में और हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें इनका किस हद तक इन्वॉल्वमेंट था उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली बात तो आज़ादी तो खैर चाहिए थी, इनको भी चाहिए थी, लेकिन एक क्रिटिक थे नेशनलिज्म के। किस तौर पे? यह उग्र राष्ट्रवाद जो था उसके विरोधी थे। इसके बजाय ये यूनिवर्सलिज्म और ह्यूमनिज्म के पक्षधर थे कि ठीक है आजादी अपनी जगह है, लेकिन उग्र राष्ट्रवाद नहीं चाहिए भाई, इतने उग्र मत बनो, ठीक है। और आप पूरा विश्व ही क्या है, अपना परिवार है, मानवता है जो है वो सबसे बड़ा धर्म है, ये इनका मानना था। फिर जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 1919 में, तो अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ इन्होंने क्या किया, जो उपाधि इनको दी गई थी नाइटहुड की, वो उपाधि इन्होंने वापस लौटा दी। 1915 में इनको मिली थी, 1919 में इन्होंने लौटा दी, ठीक है। महात्मा गांधी के साथ इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो दो देयर अप्रोचेस टू नेशनलिज्म डिफर्ड, राष्ट्रवाद के प्रति दोनों की ही जो अप्रोच थी थोड़ी सी अलग थी, है ना। टैगोर एंड गांधी शेयर्ड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, लेकिन दोनों ही व्यक्ति जो हैं अपने विचारों में भिन्नता होने के बावजूद भी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे। टैगोर को कॉल्ड गांधी महात्मा, और टैगोर ने गांधी को महात्मा कहा था, ठीक है। और गांधी ने टैगोर को गुरुदेव कहा था, ये याद रखिएगा। हालांकि इस तरह की कोई प्रश्न जो है लिटरेचर में पूछे जाने संभव नहीं है, बस सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बात चल रही है। अब अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस की बात करते हैं। तो 1915 में इनको क्या दिया गया, नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, जो उन्होंने वापस लौटा दी। फिर नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इनको मिला 1913 में। किसके लिए मिलता है? गीतांजलि के लिए इनको
दिया जाता है। अब गीतांजलि जर्नी फ्रॉम बंगाल टू द ग्लोबल स्टेज was a testament to Tagore's unique ability to blend Indian philosophy with universal spiritual truths. टैगोर साहब को जो 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला गीतांजलि के लिए, वो इस बात का प्रमाण है कि टैगोर साहब में एक अद्भुत गुण था कि वो भारतीय दर्शन को वैश्विक आध्यात्मिक सत्य के साथ में मिला करके रख देते थे। और यही चीज उन्होंने किसमें किया? गीतांजलि में किया। टचिंग द हार्ट्स ऑफ रीडर्स अक्रॉस कल्चर्स, और इसी गुण ने दुनिया भर के जो पाठक हैं उनके दिलों को छुआ था, और इसीलिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा जो गीतांजलि की जो प्रीफस है, प्रस्तावना है, वो लिखी खुद W.B. गिट्स ने, जो कि आयरिश पोइट थे, ठीक है, प्लेराइट थे, और सिंबोलिज्म और इमेजरी के मास्टर ब्लास्टर थे। उन्होंने जब गीतांजलि का इंग्लिश वर्जन देखा, पढ़ा, तो उनको अच्छा लगा। ठीक है, जब 1912 में, तो यीट्स जो है खुद तैयार हो गए और उन्होंने कहा कि इसका इंट्रोडक्शन जो है मैं खुद लिखूंगा। और इससे क्या हुआ? इससे टैगोर साहब को इंटरनेशनल तौर पे एक पहचान मिली और उनको एक इंटरनेशनल ऑडियंस जो है मिल गई। अब चलिए बात करेंगे गीतांजलि का जो अवार्ड विनिंग सफर रहा नोबेल जीतने का, उसके बारे में। तो ओरिजिनल वर्क, इसका टाइटल क्या था? गीतांजलि। आप भी इसी नाम से जानते हैं, लेकिन नोबेल जो दिया गया वो गीतांजलि को नहीं दिया गया, उसका जो इंग्लिश वर्जन है गीतांजलि सॉन्ग्स ऑफरिंग्स, उसको दिया गया है। तो क्या दोनों वर्जन में फर्क है? हाँ, बिल्कुल थोड़ा फर्क है। क्या फर्क है देखिएगा। तो ओरिजिनल वर्क गीतांजलि वाज ओरिजिनली ए कलेक्शन ऑफ बंगाली पोएम्स रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर इन 1910 में लिखी गई। ठीक है, बंगाली भाषा में लिखी गई। और इसमें कितनी पोएम्स थी? इसमें थी 157। ठीक, फिर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ 1912 में। टैगोर ट्रांसलेटेड ए सेलेक्शन ऑफ दीज पोएम्स इनटू इंग्लिश। सभी पोएम्स का ट्रांसलेशन नहीं किया, इन्होंने क्या किया? रिड्यूसिंग द कलेक्शन टू 103 पोएम्स। उन्होंने इस कलेक्शन को कहां तक सीमित रखा? 103 पोएम्स तक सीमित रखा। क्लियर? एंड दिस ट्रांसलेटेड वर्जन वाज टाइटल्ड गीतांजलि सॉन्ग्स ऑफरिंग्स। ये इसका टाइटल रखा गया। तो कहीं आपको ऐसे पूछ लें कि नोबेल किसको मिला? गीतांजलि को, ऑप्शन ए, और साइड में ऑप्शन बढ़ा गीतांजलि, फिर कॉलन लगा के लिखा हुआ है सॉन्ग्स ऑफरिंग्स। तो भैया ऑप्शन ए मत कर देना, उस वक्त ऑप्शन बी करके आना। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ योर एग्जामिनेशन सक्सेस, उसके लिए। फिर W.B. यीट्स का इन्फ्लुएंस बिल्कुल था। W.B. यीट्स हु वाज डीपली इंप्रेस्ड बाय द स्पिरिचुअल डेप्थ ऑफ टैगोर्स पोएट्री। टैगोर साहब की पोएट्री में जो आध्यात्मिक गहराई थी, उससे बहुत ज्यादा ये प्रभावित थे। wrote a moving preface for the English version of गीतांजलि। तो उन्होंने गीतांजलि का जो इंग्लिश वर्जन था उसके लिए बहुत ही मूविंग प्रेफस जो है लिखा, लगभग 8 पेज की। ठीक है, पढ़िएगा कभी। मैकमिलन पब्लिकेशन की पतली सी एक बुक आती है रेड कलर में, गीतांजलि, समझे? उसको पढ़ के देखना आप। तो उसमें लगभग 7-8 पेज की प्रीफेस लिखी हुई है, और किसने लिखी है? W.B. यीट्स को। और खुद W.B. यीट्स को 1920 में जाके क्या मिलता है? नोबेल मिलता है। ठीक है, पहले नहीं मिला था। ठीक है, सो दिस एंडोर्समेंट बाय ए प्रोमिनेंट फिगर इन द लिटरेरी वर्ल्ड। अब साहित्यिक जगत का एक इतना बड़ा व्यक्ति टैगोर साहब के लिए क्या लिखता है? प्रीफेस लिखता है। तो इससे इनको हेल्प मिली बूस्टिंग द रिसेप्शन ऑफ द वर्क इन द वेस्ट। तो पश्चिमी जगत के लोगों ने उस पुस्तक का फिर क्या किया? स्वागत किया। और परिणाम क्या निकला? नोबेल प्राइज 1913। ठीक है, 1913 में फिर इनको क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। क्लियर? और यहां तक कि जो नोबेल पुरस्कार देने वाली जो कमेटी है, उन्होंने इसको प्रोफाउंडली सेंसिटिव, फ्रेश एंड ब्यूटीफुल वर्स बताते हुए टैगोर साहब की बहुत ही प्रशंसा करी थी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ मूवी
एंड टीवी एडेप्टेशंस की, यानी टैगोर साहब की वर्क्स के ऊपर कोई मूवी बनी है क्या, या कोई टीवी सीरियल बना है क्या, तो भाई साहब बहुत सारे बने हैं, 15-16 से ज़्यादा बने हैं। ठीक है, मेरा दिमाग चक्कर आ गया इतना देख करके यार, तो उसमें से फिर मैं सेलेक्ट करके आपके लिए लेकर के आया हूँ। सबसे पहले चारुलता, जो कि नाश्ता निरह इनका जो नोवेल है उस पर आधारित है। डायरेक्टर साहब कौन है? सत्यजीत रे। सत्यजीत रे ने बहुत इनकी जो वर्क्स उन पे बहुत फिल्में बनाई भाई, ठीक है, सीरियल बनाए, फिल्में बनाई है सत्यजीत राय ने। कौन सी लैंग्वेज में बनाई? बंगाली में। स्टोरी ऑफ ए लॉनली हाउसवाइफ्स इमोशनल जर्नी, एक अकेली गृहिणी है, उसकी भावनात्मक कहानी है। फिर दूसरा काबुली वाला, ये आपने शॉर्ट स्टोरी पक्का पढ़ी होगी या टीवी सीरियल देखा होगा, ठीक है, इसमें हिंदी पे बनाया है 1961 में, बंगाली में 1957 में ही बन गया था, और फिर से हिंदी में 1993 में बना है, जिसमें एक अफगान व्यापारी है जो घूम घूम करके ड्राई फ्रूट बेचता है, और एक छोटी सी लड़की जिसका नाम है मिनी। ठीक है, क्या नाम है? मिनी। इनकी कहानी है। फिर है घारे बेर, द होम एंड द वर्ल्ड, जो इनका नॉवल है उस पर बनी है। फिर से डायरेक्टर कौन है? सत्यजीत रे है, बंगाली में है। लव, पॉलिटिक्स और फ्रीडम इसकी थीम है। फिर बारी आती है चोखेर बाली, ऋतुपर्णो घोष, लैंग्वेज बंगाली में है, ठीक है, और कहानी है रिश्तों की और रिश्तों में धोखे की, और एक्ट्रेस इसमें है ऐश्वर्या राय और रीमा सेन, समझे, ऐश्वर्या राय और रीमा सेन। फिर बारी आती है तीन कन्या। तीन कन्या एक्चुअल में टैगोर साहब की 3 कहानियां हैं, उन तीनों कहानियों को एक जगह कर दिया गया है। ये एंथोलॉजीज ऑफ 3 स्टोरीज है। कौन कौन सी? पोस्टमास्टर, मोहिंद्रा और संपत्ति, इन तीनों कहानियों को एक जगह लेकर के मूवी बनाएगी तीन कन्या। फिर इसके अलावा अनुराग बसु, नाम तो जानते होंगे, अभी बॉलीवुड के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। इन्होंने 2015 में स्टोरीज बाय रविंद्रनाथ टैगोर नाम से हिंदी में एक टीवी सीरियल जो है तैयार किया था, जिसमें टैगोर साहब की जो कहानियां हैं उसको एक आधुनिक फ्लेवर दे करके उनकी रिटेलिंग करी गई है, उनको फिर से दोहराया गया है। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए, आगे देखिए, नेशनल एंथम्स टैगोर ने कंपोज किया था जन गण मन, अपना देश, उसका राष्ट्रगान, जिसको बोलते हुए हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और हम इसके अलग कोई कल्पना ही नहीं कर पाते हैं कि इससे अलग कोई राष्ट्रगान हो भी सकता था क्या। ठीक है, अब ये जनगण मन जो है एक्चुअली में साधु भाषा में लिखा गया है, जो कि संस्कृत की तरह की एक विशेष बंगाली भाषा है, यानी बंगाली भाषा का एक वर्जन है साधु भाषा, उस भाषा में लिखा गया है। यह रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित भारत भाग्य विधाता नामक गाना है। ठीक है, उसका ये पहला छंद है जो अपन राष्ट्रगान के तौर पे गाते हैं, ये पूरा क्या है, उसका पहला छंद है। इसे पहली बार 1911 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो बैठक थी उसमें गाया गया था। बाद में 1950 में, सन 1950 में, ठीक है, इसे भारत का राष्ट्रीय गान बना दिया गया था। 1947 में नहीं बना था, याद रखिएगा, ये 1950 में बना था। और फिर आगे बात करते हैं, बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है अमार सोनार बंगला, अमार सोनार बंगला, जिसको अभी वहाँ के लोग हटाना चाहते हैं। ठीक है, अभी शेख हसीना सरकार जो है उसकी विदाई हो गई है, उसके बाद में वहाँ पर जो हालात बने हैं उन हालातों के चलते वहाँ के जो लोग हैं वो इस राष्ट्रगान को हटाना चाहते हैं। तो ये राष्ट्रगान जो है ये भी किसने लिखा? ये भी गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा। ठीक है, सो देखिए 1971 में जब बांग्लादेश बना था, हालांकि टैगोर साहब तो पहले ही जा चुके थे 1941 में, तो अमर सोनार बंगला जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बन गया। यह गाना रविंद्रनाथ ठाकुर ने 1905 में जब बंगाल का विभाजन किया गया था उसके विरोध में लिखा था। अमार सोनार बंगला अर्थात हमारा सुंदर बंगला, यानी बांग्लादेश।
ठीक है, यानी बंगाल, उस वक्त बांग्लादेश नहीं, हमारा सोनार बंगला यानी हमारा प्यारा बंगाल। तो इस विभाजन ने बंगाल को दो भागों में बांट दिया था। एक तरफ वो बंगाल था जहां पर मुस्लिम लोग रहते थे, ठीक है, मुस्लिम बहुल ईस्ट बंगाल, और दूसरा था जहां पर हिंदू ज्यादा रहते थे, और ये था वेस्ट बंगाल। तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने इसे स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करने की एक साजिश माना अंग्रेजों के द्वारा। तो उन्होंने इसका विरोध किया, और उनके तरीके अलग थे, मैं आपको पहले बता रहा हूं, ठीक है, कि आज़ादी में इन्होंने भाग लिया लेकिन इनके तरीके अपने अलग थे। तो अपने तरीके से इन्होंने क्या किया, गीत लिखा, और बंगाली एकता को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए और सांप्रदायिकता को चुनौती देने के लिए इन्होंने गीत की रचना करी, आमार सोनार बांग्ला, जिसको 1971 में बांग्लादेश ने क्या बनाया, अपना राष्ट्रगान बनाया। इसके अलावा श्रीलंका का जो राष्ट्रगान है, टैगोर इज बिलीव्ड टू हैव इन्फ्लुएंस्ड द कंपोजिशन ऑफ श्रीलंकाज नेशनल एंथम थ्रू हिज स्टूडेंट आनंदा समारकन। ठीक, अपने स्टूडेंट आनंद समारकन के माध्यम से उन्होंने प्रभाव डाला, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, सीधे तौर पे हालांकि हम ये नहीं कहेंगे कि इन्होंने ही लिखा था। ठीक, फिर और बातें में देखिए, इंस्टीट्यूशंस फाउंडेड, इन्होंने कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस की नींव रखी। तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी 1921, सन 1921 में। तो टैगोर फाउंडेड दिस इंस्टीट्यूशन इन शांति निकेतन। कहाँ स्थापना करी? शांति निकेतन में, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ठीक है, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था, अभी आपने देखा ही था। तो इट वॉज एनविजन्ड एज ए प्लेस वेयर इंडियन एंड वेस्टर्न ट्रेडिशंस कुड मीट एंड थ्राइव। एक ऐसी जगह के तौर पे इसे देखा गया जहां पर भारतीय और पश्चिमी सभ्यताओं का मिलन हो। तो इट बिकेम वन ऑफ इंडियाज प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। भारत की प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में इसका नाम लिया जाने लगा। फिर बारी आती है इनकी ऑटोबायोग्राफी की। पहले अभी थोड़ी देर पहले नॉन फिक्शन में भी अपन ने देखा था। तो इन्होंने नाम क्या रखा? जीवन स्मृति, इंग्लिश में माई रेमिनिसेंसेस। So this autobiography provides insight into Tagore's early life, his family, education and his experiences. इनका प्रारंभिक जीवन काल, इनका परिवार, इनकी शिक्षा और इनके अनुभव जो है, इन सब के बारे में इन्होंने इसमें लिखा है। ठीक है, फिर कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इनके बारे में। टैगोर साहब एक पेंटर भी थे। टैगोर स्टार्टेड पेंटिंग इन हिज 60s। अभी थोड़ी देर पहले में मैंने आपको बताया था, अपने 60s में उन्होंने पेंटिंग शुरू करी। एंड हेल्ड एग्जीबिशंस इन यूरोप। यूरोप में एग्जीबिशंस भी रखी अपनी पेंटिंग की। ठीक है, बहुत बेहतरीन पेंटिंग बनाया करते थे और इनकी जो स्टाइल थी बड़ी अद्भुत थी। ठीक, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस की बात करें तो टैगोर साहब ने विदेशों की बहुत सारी यात्राएं करी, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल से, कलाकारों से मिले, जिनमें आपके अल्बर्ट आइंस्टीन, W.B. यीट्स और एजरा पाउंड जैसे मॉडर्न राइटर भी शामिल थे। वेस्टर्न सिविलाइजेशन की क्रिटिक थे, आलोचक थे। इंडियन जो सिविलाइजेशन थी वो उनको अच्छी लगती थी। तो बाद के सालों में टैगोर बिकेम ए क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न मटेरियलिज्म। जो गलत था सिर्फ उसी का विरोध किया। वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन, उसमें गलत क्या था? उनका उपभोक्तावाद, भौतिकवाद, उस भौतिकवाद की आलोचना करते थे। जो इन्होंने एक अपनी रचना लिखी थी, द क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन, उस पुस्तक में भी, उस रचना में भी इन्होंने इस बात का जिक्र किया है। सॉन्ग्स एंड कंपोजिशंस की बात भी कर लेते हैं। ठीक है, इन्होंने 2000 से ज्यादा गीत जो है उनकी रचना करी। उन्हीं गीतों में से आपका जन गण मन निकल करके आया, उन्हीं गीतों में से आमार सोनार बांग्ला निकल करके आया। ठीक है, और 2000 से ज्यादा गीत उन्होंने लिखे और इसको अपन रविंद्र संगीत नाम से जानते हैं। और भारतीय शास्त्रीय जो संगीत है उसके बड़े बड़े जो नाम हैं, जाइंट फिगर्स हैं, वो भी इनसे क्या थे? प्रभावित थे। ठीक है, और आज भी इनके जो रविंद्र संगीत है उसकी चर्चा जो है बंगाल में होती है और हमारी संस्कृति में होती है।
तो ऐसे थे हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में अपन ने खूब इनके बारे में चर्चा करी है, सारे फैक्ट्स को अपन ने शामिल किया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।